हमारी अपनी रत्नगर्भा इस पृथ्वी माता को हमने माता संस्कृति से जोड़ा है, क्योंकि हमारे यहाँ मातृ सत्ता को प्राधान्यता दी और मातृ संस्था को प्राधान्यता देने में हम अपने इस कुटुंब परिवार को तो विश्व की पूरी कुटुंब की कामना करते हैं, लेकिन ग्रहों में सारे ग्रहों को हमने पितृतुल्य माना, लेकिन मातृतुल्य अगर किसी को माना तो इस वसुंधरा को माना है, जिसके हम पुत्र हैं, जिसका आनंद हम सबको। और कितने प्रकार से मैं इसका अगर कोई हिसाब लगाऊं तो ध्यान में आता, हमारे यहाँ तो हर महीने इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं। मध्य प्रदेश आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अपनी जेट की गति से भी आगे तेजी से जा रहा है, सब सेक्टर के लिए लगातार, क्योंकि ये बात तो सत्य है, हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट विश्व में सबसे ज्यादा हो गई, लेकिन एग्रीकल्चर की भी एक सीमा है, लेकिन हमारी बाकी जो संपदा है, बाकी जो हमारी संसाधन की क्षमता है, उसको भी आगे बढ़ाने की जरूरत, और वो आगे बढ़ाने के लिए सभी सेक्टर के सभी प्रकार के लोगों के लिए सबको जोड़ के चलते हुए, सबका साथ सबका विकास, खाली बोलने के लिए नहीं, इसको करके दिखाने के लिए कि हमको हमारे यहाँ की जो बौद्धिक क्षमता है उनको काम मिलेगा। मध्य प्रदेश खनिज संसाधनों से समृद्ध राज्य है और देश के खनन क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह देश का एकमात्र राज्य है जो हीरे का उत्पादन करता है, साथ ही मैग्नीज और तांबा इसके के उत्पादन में भी अग्रणी है, जो विभिन्न औद्योगिक उपयोगों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा राज्य रॉक फॉस्फेट उत्पादन में दूसरे, सीमेंट उद्योग के लिए आवश्यक चूना पत्थर उत्पादन में तीसरे और कोयला उत्पादन में चौथे स्थान पर है। कोल गैस के उत्पादन में भी राज्य दूसरे स्थान पर है, जो वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों और स्थिरता की दिशा में उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा खनिज के ब्लॉक का पता लगाया जाता है। भारत सरकार के अधीन काम करने वाली इस संस्थान ने मध्य प्रदेश को और भी ज्यादा समृद्ध करने का काम किया है। संस्थान के द्वारा अब तक मेटल से लेकर कई ऐसे महत्वपूर्ण पत्थर और हीरे जैसे बहुमूल्य रत्नों को ढूंढने का भी काम किया गया है। आज इस संस्थान की बदौलत मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा खनिज तत्वों का पता लगाया जा चुका है, जिनकी बदौलत आज देश ही नहीं बल्कि विदेश की कई बड़ी कंपनियां यहां निवेश करने के लिए तैयार हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की कहते हैं कि संभावनाओं का प्रदेश है, इतना बड़ा प्रदेश है, यहाँ पे बहुत बड़ा वन क्षेत्र है, बहुत बड़ा ऐसा भूभाग भी है जो पठारी है, पहाड़ी है, और यहाँ पर बहुत सारे बहुमूल्य कह सकते हैं कि हमारे यहाँ मेटल्स भी हैं, बहुत सारे ऐसे पत्थर्स भी हैं, जेम्स भी हैं, और यहाँ हीरे की भी भारत की इकलौती खादान है। हाँ, तो फिर यहाँ पे हमको अलग अलग प्रकार के लिथोलॉजीज मिलती है, चाहे तो विंध्यन रेंजेस हो गए, गोंडवानास हो गए, डेक्कन ट्रैप्स हो गए, क्वाटरनरीज हो गए, तो अलग अलग टाइम जोन के हमको यहाँ पे लिथोलॉजीज मिलती है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का काम है कि इन चीज़ों का पता लगाने के बाद में कितनी मात्रा है, इसका कब तक भंडार मतलब कितने लंबे समय तक इसका भंडार चल सकता है, और इसका रिसेंटली यूज़ क्या क्या हो सकता है। तो ये पता लगाने के बाद आप लोग ऑक्शन क्रिएट करते हैं। तो जिस हिसाब से अभी तक जो संभावनाएं दिखी हैं, उस संभावनाओं के बारे में जिस तरह से आपने ये सिर्फ एक प्रदर्शनी लगा रखी है कि अलग अलग तरह के मेटल्स हैं, ये हैं सारी चीजें, इनके बारे में बताइए, कहाँ खदान है, क्या है इनके बारे में। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का काम एक्सप्लोरेशन है, तो एक्सप्लोरेशन करके हम लोग उसको G3 G2 लेवल तक हम एक्सप्लोरेशन करते हैं, और उसके बाद उसको हम स्टेट गवर्नमेंट को हैंड ओवर करते हैं। उसके बाद उसका फर्दर ऑक्शन होता है उसका। तो जैसे कि हमने इस एग्जीबिशन में 2 सेट ऑफ मिनरल्स आप सबके लिए हमने लेकर आए हैं। एक है क्रिटिकल ओर मिनरल्स और एक है ओर मिनरल्स, सारे मध्य प्रदेश के हैं। आपको मैं पहले दिखाना चाहूँगा, ये एलेनाइट बेरिंग पेगमेटाइट, तो इसमें हमको RED मिला जाता है। फिर ये है चाल्कोपायराइट, चाल्कोपायराइट से हम लोग, ये मलाजखंड का चाल्कोपायराइट है और इससे हम कॉपर निकालते हैं। उसके बाद है ये मोलिब्डेनाइट, जो ये ब्लू कलर के आप और देख पा रहे हैं, इससे हम मोलिब्डेनम निकालते हैं। ये सैंपल इससे हम मोलिब्डेनम एलिमेंट जो है मेटल, वो उसको हम इससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसका ओर है मोलिब्डेनाइट।
तो ये छतरपुर का सैंपल है। उसके बाद हमारे एमपी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट सैंपल है और है जो है ग्रेफाइट। पिछले 5 सालों में ग्रेफाइट का एक्सप्लोरेशन बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। बैतूल और झाबुआ में हमने काफी ब्लॉक्स स्टेट गवर्नमेंट को दिए हैं जो फर्दर ऑक्शन भी हुए हैं। तो ये आप ग्रेफाइट का सैंपल बैतूल का है आप और इसका यूज कार्बन नैनो ट्यूब्स और नैनो टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा है और आज के टेक्निकल और डेवलपमेंट में चिप्स बनाने में बहुत ये हाई कंडक्टिव वो है, तो इसमें फिक्स कार्बन की मात्रा काफी ज्यादा है इसलिए। फिर ये फॉस्फोराइट है P2O5, इससे फॉस्फोरस निकाला जाता है। झाबुआ का प्रसिद्ध डिपॉजिट है ये। उसके बाद है बॉक्साइट, इससे एल्यूमिनियम निकाला जाता है। डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट में काफी बॉक्साइट का हमने वो एक्सप्लोरेशन किया है। उसके बाद है बोलेस्टोनाइट, इसका अभी खदान नहीं है पर इसका हमने आइडेंटिफिकेशन झाबुआ अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में हमने किया है। उसके बाद ये पायरोक्सिनाइट है, इससे पीजी प्लैटिनम ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हम लोग को रिपोर्ट हुआ है। ये है अल्ट्रामैफिक कॉम्प्लेक्स बेतूर पाढ़ार का। फिर उसके बाद है बेरिल, ये सैंपल भी छतरपुर का। हाँ, तो ये जो सैंपल्स है ये आइडल सैंपल्स है, यानी एकदम उनका जो मिनरल फॉर्म है, स्ट्रक्चर है, आप अच्छे से देख पाएंगे और अप्रिशिएट कर पाएंगे। तो ये कैल्साइट है, कैल्साइट का रोम्बोहेड्रल क्लीवेज हमको दिखाई दे रहा है। ऊपर जिप्सन है CaSO4 और उसके बाद मोलिब्डेनाइट है। तो ये आइडियल सैंपल्स के रूप में हमने इसको रखा है कि लोगों को जब हम तो जियोलॉजिस्ट है, हम तो फील्ड में जाते हैं, हम लोग लेंस लेके जाते हैं और काफ़ी हमारे पास टेक्निक्स है जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं। पर अगर आम आदमी को अप्रिशिएट करना हो तो वो इससे करेगा कि उसको अच्छे से वो मिनरल दिखाई दे रहा है, उसको समझ में आएगा। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है अर्ली मैन स्कल फॉसिल। ये होमो इरेक्टस नर्मदाडेंसिस है। ये हथनोरा सीहोर डिस्ट्रिक्ट की नर्मदा मैन की खोपड़ी है, बेसिकली फॉसिलाइज्ड खोपड़ी है। तो वो भारत का सबसे पुराना प्राचीन मानव का फॉसिल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट खोज है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ। 5 लाख वर्ष पुराना है। जी 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 जी। और उसके बाद ये गैलेना का सैंपल है और गार्नेट्स के सैंपल है। कि जिस हिसाब से और भी प्रदेशों में जियोलॉजिकल ऑफ सर्वे काम करती है, लेकिन मध्य प्रदेश में जो काम हो रहा है, तो उस काम को देखते हुए जो बहुत सारी चीजें खोजी जा चुकी हैं आप लोगों के द्वारा, कितनी संभावनाएं हैं इस कॉन्क्लेव से? क्या इसमें प्रगति हो सकती है, क्या फायदा हो सकता है? ये कॉन्क्लेव बेसिकली प्राइवेट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को एक प्लेटफॉर्म देती है और उनसे बातचीत का जरिया है बेसिकली, और उससे एक दूसरे को किस तरीके से मदद की जाए ये है। और इस तरह के कॉन्क्लेव से डेटा भी शेयर होते हैं, लोगों को जागरूकता बढ़ती है, इंडस्ट्री को जागरूकता बढ़ती है और गवर्नमेंट और प्राइवेट प्लेयर्स के बीच में एक चैनल शुरू हो जाता है। तो हम लोग भी अपने जो भी अचीवमेंट्स है और जो हम लोग की खोज है वो भी हम डिस्प्ले करते हैं, उनसे शेयर करते हैं। तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है। ठीक है, मैं कुछ और चीजें जानना चाहता हूँ जो आप थोड़ा सा हमें बताएं कि आपने काफी सारे चार्ट बना रखे हैं, काफी सारी चीजें हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में, हाँ, हमारे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में अलग अलग तरह के बेसलाइन जियोसाइंस डेटा जनरेशन का एक मिशन है जिसको हम मिशन 1 बोलते हैं। उसमें हम मेजर एक्टिविटीज में अलग अलग तरह के जियोलॉजिकल मैपिंग लेते हैं, जिसको हम सिस्टमैटिक जियोलॉजिकल मैपिंग, स्पेशलाइज्ड थीमेटिक मैपिंग। तो ये जो 2 मैपिंग है ये बेसिकली जियोलॉजिकल मैपिंग है। कौन सा पत्थर कहाँ पे है, कितनी मात्रा में है, इसको सरफेस पे आइडेंटिफाई करने के लिए ये 2 मैपिंग है। उसके बाद आता है नेशनल जियोकेमिकल मैपिंग, जिसको हम NGCM बोलते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि पूरे देश में जो भी स्ट्रीम से सेडिमेंट जा रहे हैं और प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्पर्जन के सैंपल हम लेकर उसको स्टडी करेंगे कि उससे हम पता लगा सके कि आगे और ओर डिपॉजिट कहाँ पे है ना। तो जैसे कॉपर का अगर ओर है तो उसको काटते हुए उसके जो सेडिमेंट्स है वो नदी नालों में हम ट्रेस कर पाए तो हमें पता लगेगा कि यहाँ पे है। तो उसको एनालाइज करके NGCM हम लोग NGCM से पता लगाते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्पर्जन। फिर जियोफिजिकल मैपिंग है,
रॉक्स की भी जियोफिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, जैसे ग्रेविटी और मैग्नेटिक। इनके वैल्यूज को स्टडी करके भी हम पता लगा सकते हैं कि किस तरह का पत्थर कहाँ पे है। मरीन एंड कोस्टल सर्वे डिवीजन भी है, जो कोस्टल सर्वे है, और मरीन में हमारे पास सागर रत्नाकर करके शिप है, तो उससे हम समुद्र में भी खनिज सर्वे करते हैं, उसको भी एक्सप्लोर करते हैं, लाइम बर्ड और ये। और रिमोट सेंसिंग एंड एरियल सर्वे, तो रिमोट सेंसिंग यानी सैटेलाइट डेटा को लेकर हम उसको प्रोसेस करके कौन सा पत्थर कहाँ पे है वो स्टडी कर सकते हैं, कहाँ मिनरलाइजेशन पोटेंशियल है, ऑल्ट्रेशन मैपिंग बना सकते हैं। और एरियल सर्वे यानी प्लेन और हेलीकॉप्टर से हम लोग एरियल सर्वे भी करते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के जो भी मैप्स हम लोग बनाते हैं और मैपिंग सर्वे हम लोग जो करते हैं, उसके बारे में ये पोस्टर है। तो ये जो बहुत सारे मेटल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कभी कभी जैसे क्या है कि बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है जो काफ़ी सारी देशों में यूज़ हो रही है। तो क्या लगता है कि इस कॉन्क्लेव से या फ्यूचर में हम अगर उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं तो ज़्यादा हम कह सकते हैं कि और भी चीज़ों की गहराई में पहुंच सकते हैं? टेक्नोलॉजी का जो एडवांटेज मिलता है वो एक तरीके से बेनिफिशिएशन टेक्निक्स में मिलता है। ओवर एक्सप्लोरेशन में तो एक अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजी आप यूज कर सकते हो, पर आपके लिमिटेशंस है ना, क्योंकि जमीन के अंदर है। आपके प्रूवन मेथड्स है कि जियोफिजिकल जियोकेमिकल मैपिंग करके और एडवांस भी मैपिंग करोगे, फिर भी आपके पास एक जियोलॉजिस्ट के लिए लिमिटेड स्कोप है। पर जब रिसोर्स मिल जाता है तो उस रिसोर्स में जितना परसेंटेज है, वो परसेंटेज का कितना बेनिफिशिएशन करके आप उसमें से कितना मेटल या जो भी एलिमेंट है आपका, वो आप कितना निकाल सकते हैं, कितना बेनिफिशिएशन उसका कर सकते हैं, ये टेक्नोलॉजीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी तो डेवलप होती रहती है साल दर साल, तो जब टेक्नोलॉजी के बेनिफिशिएशन टेक्निक्स बढ़ते जाएंगे तो जो भी हमारे मीडियम या बिलो एवरेज ग्रेड के भी जो ब्लॉक है ना, वो भी अच्छे हो जाएंगे और वो भी हमारे ऑक्शनेबल हो जाएंगे। तो ये साल भर साल हम भी इसको ट्रैक करते रहते हैं, तो उसका बेनिफिट ये है। मध्य प्रदेश कॉपर जैसी खनिज के उत्पादन और भंडार के क्षेत्र में सबसे आगे है। अभी तक प्रदेश में 85,000 मिलियन टन कॉपर को निकाला जा चुका है, जबकि अभी भी 330 लाख टन कॉपर का भंडार निकालना बाकी है। देश में एमपी में सबसे बड़ा कॉपर का भंडार अभी भी है। अभी तक केवल 30% कॉपर खनन किया गया है। देखिए, ये जो इस बार गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, अभी तक क्या होता था कि कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान्स या जो भी इस तरीके के प्रोग्राम्स आते थे, उसमें से एक बहुत छोटा सा आधे घंटे का 1 घंटे का स्लॉट सिर्फ माइनिंग को दिया जाता था। इस बार ये पूरा एक्सक्लूसिव 2 दिन का जो माइनिंग कॉन्क्लेव किया गया है, ये सिर्फ माइनिंग से रिलेटेड जितने भी अदर बिजनेसेस हैं उनको टारगेट करके किया है। तो एक स्पेसिफिक होने की वजह से मैं डेफिनेटली मानता हूँ कि मध्य प्रदेश में जितने भी माइन ऑनर्स हैं या जो नए इन्वेस्टर्स हैं या जो माइन से रिलेटेड बाकी चीज़ों के अदर बिजनेसेस को प्रमोट कर रहे हैं, उनको बहुत नॉलेज भी मिलेगी और एक प्लेटफॉर्म पे उनको बहुत सारी चीज़ों के सॉल्यूशन मिलेंगे। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो अपने आप में हीरे के लिए जाना जाता है। हीरे की साउथ एशिया की इकलौती जो खदान है वो यहाँ के पन्ना में है और यहाँ से बेशकीमती हीरा निकलता है और उस हीरे का जो निष्कर्षण होता है वो एनएमडीसी के द्वारा किया जाता है। किस तरीके से खाद्यान्न में काम होता है, किस तरीके से यहाँ पर चीज़ों को पहचाना जाता है, उसके लिए अलग अलग तरह की टीम लगी हुई है, अलग अलग तरह की इनके पास में पूरा मैकेनाइज सिस्टम है जो उस सिस्टम के द्वारा मतलब कि कहीं भी हाथ से नहीं लगना है, टोटल मशीन में वहाँ से जब पहाड़ को तोड़ कर लाया जाता है और उसके बाद से सीधे मशीन में चला जाता है और मशीन के माध्यम से ही चीज़ें निकल के आती हैं। फिर उसमें पहचानने का काम होता है और एक एक हीरे को छांट लिया जाता है और छांटने के बाद उनको तराशने का काम होता है, उनके वर्गीकरण का काम होता है कि कौन सा हीरा किस क्वालिटी का है और उसकी वो कीमत क्या हो सकती है, उसका कैरेट क्या है, ये सारी चीज़ें हैं। तो हमारे साथ में एनएमडीसी के अधिकारी मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर पन्ना में काम हो रहा है और क्या संभावनाएं हैं अब तक, और अब तक जो आपने किया है काम उसमें
कितनी सफलता मिल चुकी है? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम संतोष कुमार पाठक है। मैं सीनियर मैनेजर जियोलॉजी, मैं हीरा खनन परियोजना में मैं कार्यरत हूँ। प्रेजेंट टाइम में बता दूं कि हीरा खनन जो पन्ना में है, ये साउथ एशिया में एकमात्र खदान है जहाँ से हीरे का उत्पादन निरंतर, आप कह सकते हैं, जो एनएमडीसी ने टेक ओवर किया 1958 में किया, और 1958 के पहले भी इसमें माइनिंग हो रही थी। पन्ना डायमंड माइनिंग सिंडिकेट, मतलब उस समय से, मतलब 1935 के भी पहले जो है इसका इतिहास मिलता है, लेकिन एनएमडीसी ने इसको टेक ओवर किया 1958 में। 10 साल इसका डिटेल इन्वेस्टिगेशन चलने के बाद 1968 से इसमें माइनिंग स्टार्ट हुई है, और प्रेजेंट टाइम में अभी तक हम लोग 13 लाख कैरेट हीरे उत्पादन कर चुके हैं, और अभी एज पर जो हमारा माइन प्लान, अप्रूव्ड माइन प्लान है, उसके अनुसार अभी इसमें 8 लाख कैरेट हीरे का उत्पादन होना अभी शेष है। जब से एनएमडीसी काम कर रही है, आपने कहा कि 58 से हमने इसमें काम शुरू किया, तो इस बीच में आपने लगभग जो 13 लाख कैरेट की बात करी, कुछ ऐसे भी डायमंड्स मिले होंगे कि जो कह सकते हैं कि वो आज के इतिहास में उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया होगा कि इतने कैरेट का डायमंड मिला? देखिए, हमारे यहाँ जो है 2014-15 में हमारे यहाँ जो हीरा एक मिला था, वो करीब 37.6 कैरेट का मैक्सिमम हीरा मिला है अभी तक, और वो अभी हमारे पास नहीं है, वो बिक चुका है हमारे यहाँ से। अभी एक ब्लॉक और मिला है, जियोलॉजिकल सर्वे ने कहा कि एक पन्ना में ही एक डायमंड का और ब्लॉक मिला है, क्या वो आपको मिला है या? नहीं, वो हमको नहीं मिला है, वो एसएल माइनिंग आदित्य बिरला ग्रुप को मिला है। तो जिस तरीके से कह सकते हैं कि भाई हीरा खोजना बहुत बड़ी बात है, हीरे को तराशना बहुत बड़ी बात है, और हीरे को आप लोग जिस तरीके से बताएं किस सेफ्टी और सिक्योरिटी से वहां पर काम होता है, शरीर में कितने छेद हैं, वो सारी चीजें पता होती है, हर चीज का स्कैनिंग होता है। तो हीरे में काम करते हुए आपको नहीं लगता है कि हीरे को हम खोज तो रहे हैं, हीरे जैसे लोग कहते हैं, मगर हीरे जैसे चमक नहीं रहे हो आप? नहीं, ऐसा नहीं है। मेनली क्या है कि देखिए, हम लोग मतलब पूरी सत्य पराकाष्ठा और कर्तव्य निष्ठा से काम करते हुए हीरे को, मतलब डायमंड माइनिंग प्रोजेक्ट को अपना घर मानते हुए, और हम लोग एनएमडीसी के प्रति तत्पर हमेशा रहते हैं, और सच्ची सत्यनिष्ठा से काम करते हैं। और रही बात जहाँ मतलब सिक्योरिटी का है, तो हम लोग जो सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन से सिक्योरिटी एजेंसी है CISF, उसको दिया हुआ है, उनके द्वारा पूरी तरह से निगरानी की जाती है। साथ साथ जो है बहुत सारे विजिलेंट कैमरे लगे हुए हैं, उन सब से हमारी निगरानी 24 आवर होती रहती है। जैसे हीरे का आप लोग बहुत जब उसके निष्कर्षण हो जाता है, सील पैक होता है, उस तरह की चीजें, तो वो क्या जैसे एक स्ट्रांग रूम जैसा होता होगा कुछ, तो उसकी एक सुरक्षा कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई थ्रेट आया हो या उस तरह की चीजें आज तक? नहीं, आज तक कभी नहीं हुआ है, क्योंकि वो CISF के अंडर में है, और CISF जो है एक बहुत ही देश की मानी जानी सुरक्षा एजेंसी है, जो हमारे एयरपोर्टों पे सुरक्षा करती है। जिस तरह से एयरपोर्ट पे किसी तरह का कोई सुरक्षा में भेद नहीं होता, उसी तरह से हमारे यहाँ डायमंड की सुरक्षा में किसी तरह का अभी तक चूक नहीं हुआ है। आपने आयरन ओर्स की भी बात करी कि बैलाडीला में आयरन ओर्स पे MNDC बहुत बड़ा काम कर रही है, क्या MP में भी कोई आयरन ओर्स पे आपके काम हो रही है? हम लोगों ने एक्सप्लोरेशन किया है, हमारा जो है एक्सप्लोरेशन डिवीजन ने यहाँ पे काम किया है, और एक्सप्लोरेशन हुआ है यहाँ पे। और अभी प्रेजेंट टाइम में अभी वो ब्लॉक MP गवर्नमेंट के साथ में हमारा MOU हुआ था। अभी प्रेजेंट टाइम में अभी हमारे पास कोई भी ब्लॉक नहीं है आयरन ओर का काम करने के लिए मध्य प्रदेश में। दक्षिण एशिया में भारत के मध्य प्रदेश के भीतर पन्ना जिले में एकमात्र हीरे की खदान मौजूद है। यहाँ से NMDC कंपनी के द्वारा हीरे का खनन 1955 से किया जा रहा है। भारत सरकार के अधीन काम करने वाली इस कंपनी ने अब तक 13 लाख कैरेट हीरे का खनन किया है, जबकि 8 लाख कैरेट हीरे का खनन का भंडार अभी भी बचा हुआ है।
हीरे का खनन करने से लेकर इसकी छटाई और घिसाई तक का पूरा काम CISF की कड़ी सुरक्षा में किया जाता है। यहाँ काम करने वाले हर व्यक्ति की ड्यूटी आने से लेकर ड्यूटी जाने तक पूरा निगरानी और एक्सरे मैपिंग से होती है। यहाँ काम करने वाले हर कर्मचारी को इसकी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के आधार पर ही यहाँ पर काम करने का मौका भी मिलता है। हीरे का एक और दूसरा ब्लॉक भी है जिसे आदित्य बिरला कंपनी को आवंटित किया गया है। मध्य प्रदेश में कई सारे मेटल्स मौजूद हैं। यहाँ के गर्भ में अब तक जो खोजे जाने वाला सबसे प्रचुर मात्रा में मेटल है वो कॉपर ही है, और कॉपर का सबसे ज़्यादा उत्पादन हो रहा है। और कॉपर की जो संभावना है वो संभावना भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर देखा जाए तो अभी तक जो कॉपर खोजा जा चुका है वो केवल 30% है, जबकि 70% अभी तक गर्भ में छिपा हुआ है, उसको निकालना बाकी है। तो किस तरीके से हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड काम करती है, क्योंकि कॉपर निकालने का काम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है, और ये एक उनकी पूरी तरीके से एक ऐसी प्रणाली है, गवर्नमेंट का उपक्रम है, और इसके द्वारा किस तरीके से यहाँ कॉपर निकाला जाता है, किस तरह की संभावना है, हम आपसे बात करेंगे। जो कॉपर ओर है वो एज ए चैल्कोपाइराइट ओर है, निकलता है। इसमें से हम कॉपर एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिसको यहाँ चैल्कोपाइराइट बोलते हैं। ये चैल्कोपाइराइट में Cu की मात्रा 34.5% के आसपास होती है। इसके बाद ये इसको हम मलाजखंड से जो हमारे ओपन पिट माइंस हैं, और अभी वो ओपन पिट माइंस अभी ख़त्म हो गई है, उसको एग्जॉस्ट हो गई है, अभी हम उसको अंडरग्राउंड माइंस में हम कन्वर्ट कर दिए हैं। आप उसका एक विजुअल इधर देख सकते हैं कि जो हमारा कॉपर मिनरलाइज जोन है वो काफ़ी नीचे, मतलब डेप्थ में मौजूद है। करीबन हमारे पास में 300 मिलियन टन रिजर्व तांबा अयस्क भंडार पड़ा हुआ है, जिसमें से हमने अभी करीबन 85 मिलियन टन ही हमने एक्सट्रैक्ट किया है, जो कि कॉपर ओपन खुली खदानों से ही हमने निकाला है। इसके बाद हमने अंडरग्राउंड में इसको डेवलप कर दिए हैं, जिसमें आप देखेंगे कि अंडरग्राउंड डेवलप में ऊपर में आपको खुली खदानें दिख रही हैं, जो कि इसके बाद में हमने एक क्राउन पिलर छोड़ने के बाद में हमने अंडरग्राउंड डेवलपमेंट किया है, जो कि नॉर्थ और साउथ को कनेक्ट कर रहा है, और हमें स्टोपिंग मेथड से हम उसको स्टोपिंग कर रहे हैं, जिसमें से 60 मीटर का हमारा लेवल का इंटरवल है। अब आप देखेंगे कि ये सेक्शन है और ये हमारा मॉडल है, इसमें से आपको पता चलेगा कि हमारा मिनरलाइज जोन कितना नीचे तक गया हुआ। करीबन 600 मीटर नीचे तक डेप्थ हमने अभी क्लियर कर लिया है, वहाँ तक हमें मिनरलाइजेशन मिल रहा है। लेकिन अभी और भी नीचे हमें जाने पे अभी कॉपर मिनरल जोन की मिलने की संभावना है, जो कि अभी ओपन है। देखिए और भी करीबन 500 मीटर नीचे तक जा सकते हैं। ये जो 500 मीटर तक आप लोग जा रहे हैं, वो कौन सी टेक्नोलॉजी से आप लोग ये पता लगाते हैं कि नीचे कौन सी धातु, कौन सा मेटल मौजूद है? इसके लिए हम लोगों ने इसमें अंडरग्राउंड में डेवलपमेंट में अंडरग्राउंड डेवलपमेंट करने के बाद में वहाँ पे हम डायमंड ड्रिलिंग करते हैं। सरफेस से भी डायमंड ड्रिलिंग किया हुआ है, फर्दर और डेवलपमेंट ड्रिलिंग कर रहे हैं, जिससे कि हमें और भी नीचे का हमें प्राप्त हो जाएगा डाटा। तो कॉपर का भंडार राजस्थान में भी है और यहाँ भी है। तो यहाँ आपने बताया कि लगभग अभी 300 मिलियन टन अभी यहाँ जो टोटल भंडार है, और अभी केवल आप 85 तक पहुँचे हैं। तो क्या लगता है कि इसमें जो टेक्नोलॉजी का आप यूज़ कर रहे हैं उसमें कोई ज़्यादा ऐसी नई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है? इस कॉन्क्लेव से आपको क्या हासिल होने वाला?